सुप्रीम कोर्ट जो है वो अभी फिलहाल के टाइम पर, हालांकि ये आर्टिकल मैंने डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों से, पर लेकिन तब मैंने आर्टिकल डिस्कस किया था, अब ये एडिटोरियल में आया है। तो जब एडिटोरियल में आता है तो कुछ आप लोगों को प्रोज एंड कॉन्स का भी पता चलता है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला कि भाई साहब, उनने क्या बोला कि जो लिकर की बात की जा रही है, ठीक है, तो इंटॉक्सिकेटिंग लिकर जो कि इंपैक्ट डालती है फेडरलिज्म के ऊपर में, और फेडरलिज्म बोलते हैं संघवाद के ढांचे के ऊपर में। कंटेंशन थी कि सेंटर और स्टेट रेगुलेटरी पावर, हमारे देश के अंदर में इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है जिसको आईडीआरए बोलते हैं 1951 का। सुप्रीम कोर्ट जो है वो अभी फिलहाल के टाइम पर, हालांकि ये आर्टिकल मैंने डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों से, पर लेकिन तब मैंने आर्टिकल डिस्कस किया था, अब ये एडिटोरियल में आया है। तो जब एडिटोरियल में आता है तो कुछ आप लोगों को प्रोज एंड कॉन्स का भी पता चलता है, और कई सारी डायमेंशन और भी आप लोगों को पता चलती है। तो इसलिए यहां पर अब जो मैं आप लोगों को बताऊंगा उसको थोड़ा सा और अलग तरीके से डिस्कस करूंगा, ताकि आप लोग चीजों को और अच्छे से समझ पाए। अभी मुद्दा क्या है, पहले आप लोग ये समझिए। मुद्दा यह है कि हमारे देश के अंदर में जो अल्कोहल है उसको कैसे हम लोगों को सही तरीके से यूज करना है। मतलब अल्कोहल को हम लोगों को इस्तेमाल करने के लिए पावर जो है वो स्टेट को देनी चाहिए, या फिर अल्कोहल का इस्तेमाल करने के लिए पावर जो है वो हम लोग को सेंटर को देनी चाहिए। तो इसको लेकर यहाँ पर लंबे समय से दिक्कत चली हुई आ रही थी। तो फिलहाल के टाइम पर अभी ये पावर जो है वो स्टेट को दे दी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन कर कर। तो उसकी वजह से यहाँ पर ये आर्टिकल अभी आप लोगों को दिख रहा है। तो मैं एक एक पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर बताता हुआ चलूंगा, जिससे आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। और ये रिसेंट का ही अभी डिसीजन है, कोई ज्यादा पुराना भी नहीं है, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो मुद्दा क्या है, और ये सबसे बड़ी बात क्या है, सेंटर और स्टेट के जो रिलेशन होते हैं उसके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलता है। क्योंकि सेंटर और स्टेट कई बार इन चीजों को लेकर लड़ते हुए नजर आते हैं कि कैसे अपनी चीजों को इंप्रूव करना है। तो उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों को मुद्दा देखने को मिलेगा, तो इसलिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहां पर अगर बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला कि भाई साहब, उनने क्या बोला कि जो लिकर की बात की जा रही है, ठीक है, तो इंटॉक्सिकेटिंग लिकर जो कि इंपैक्ट डालती है फेडरलिज्म के ऊपर में, और फेडरलिज्म बोलते हैं संघवाद के ढांचे के ऊपर में। तो यहां पर आखिर कैसे ये इनके रिलेशन को खराब कर रही है, और कैसे यहां पर देखो, नॉर्मल लोगों के भी रिलेशन खराब करती है शराब अगर पीते हैं इंसान, ठीक है। यहाँ पर सेंटर और स्टेट के रिलेशन को भी खराब कर रही है शराब। तो शराब इतनी खतरनाक है। तो अभी मुद्दा क्या है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अभी यहाँ पर एक फेडरल इंटरप्रिटेशन करा कि जो यहाँ पर एल्कोहल है, खासकर जो लिकर अगर बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में वो संविधान के 7वें शेड्यूल में स्टेट लिस्ट के अंदर में आती है कि भाई स्टेट को रेगुलेट करना है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार और गुजरात हमारे देश के अंदर में ड्राई स्टेट माने जाते हैं। मुन्ना भाई एमबीबीएस नहीं कि भाई ड्राई स्टेट है यहाँ पर ठीक है, दारू नहीं मिलेगी। तो ऐसा नहीं कि मिलती नहीं है, वो अलग तरीके से मिलती है फिर। पर लेकिन हाँ, ये है कि नॉर्मली पब्लिकली अवेलेबल आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। पर लेकिन शराब जो है वो ओनली पीने के लिए इस्तेमाल नहीं होती है। शराब शराब का बहुत, ये अल्कोहल का इस्तेमाल काफी लार्ज स्केल पर अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर भी होता है। जैसे आप लोग आज के में डिओ सेंट वगैरह ये जेल लगाते हो, इनके अंदर भी अल्कोहल आप लोगों को देखने को मिलता है। बहुत सारी जगह इस्तेमाल होता है। तो एक इंसान नहीं बैठा, कोई 9 जज की बेंच बैठी और उन्होंने डिसीजन दिया। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि 9 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये डिसीजन दिया, जिसमें से इन्होंने ये बताया कि एंट्री नंबर 8 स्टेट लिस्ट के अंदर में, 7वें शेड्यूल के अंदर में जो फेडरल प्रिंसिपल है वो स्टेट जो है उसके हाथ में पावर दो, जब लेजिस्लेटिव पावर के बारे में बात करते हैं अल्कोहल को कंट्रोल करने के लिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने, ये सेंटर ये चाह रहा था मेरे कंट्रोल में रहे, और स्टेट ये चाह रहा था मेरे कंट्रोल में रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरा का पूरा मुद्दा उठाकर भाई साहब स्टेट के कंट्रोल में दे दिया, और ये बोला कि स्टेट के हाथ में ही इससे रिलेटेड रेगुलेटरी पावर आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये अपनी पावर का इस्तेमाल किया संविधान को इंटरप्रिटेशन करने का। देखो, हमारे देश के अंदर में अगर कोई भी दिक्कत आती है, अगर किसी को समझ में नहीं आता है कि भाई हमारा सुप्रीम कोर्ट, हम इसलिए हमारा संविधान क्या कहता है, तो ये कौन बताएगा हमको? सुप्रीम कोर्ट बताएगा। अगर प्रेसिडेंट को भी समझ में नहीं आ रहा है कि यार संविधान के बारे में दिक्कत है यार, थोड़ा समझा दो, तो कौन समझाएगा? तो हमारा सुप्रीम कोर्ट समझाएगा सारी बातें, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो मुद्दा क्या है, अभी मेन बॉडी की ओर चलते हैं। अभी एंट्री नंबर 8, ये इसको याद रख लेना। याद रख लेना का मतलब क्या है, भूल मत जाना। रीजन क्या है? क्योंकि यही सबसे ज्यादा डिस्कशन की गई है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर में, या फिर इस पर्टिकुलर जजमेंट के अंदर में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे आप लोगों से प्रीलिम्स के अंदर में कि सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट फेडरलिज्म को लेकर जो आया है वो स्टेट लिस्ट के बारे में बात कर रहा है, तो कौन सी एंट्री नंबर के अंदर में अल्कोहल को रखा गया? तो बोल देंगे एंट्री नंबर 7, 8, 9, आप लोग बता दो। तो यहां पर आर्टिकल भी पूछे आते हैं, जैसे मैंने नहीं आप लोगों को बोला था कि भाई सर जम्मू एंड कश्मीर में जो गवर्नमेंट इंप्लॉई है उनको यहाँ पर बेसिकली बर्खास्त कर दिया गया, तो संविधान का कौन सा आर्टिकल लेकर इस्तेमाल बर्खास्त किया गया, वो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया। तो ऐसे ऐसे आप लोगों से आर्टिकल, एंट्री नंबर, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए आते हैं। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो ब्रॉड इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई साहब यहाँ पर इंटॉक्सिकेटिंग जो लिकर है यहाँ पर बोथ पोर्टेबल एल्कोहल,
जो कि कंजप्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है, और इंडस्ट्रियल एल्कोहल जो कि यहाँ पर कवर की जाती है प्रोडक्शन ऑफ द सेल और डिस्ट्रीब्यूशन जो भी रहता है, तो उसको लेकर इन्होंने इंटरप्रिटेशन किया। तो टाइप ऑफ एल्कोहल जो कवर की गई है इसमें उन्होंने क्या किया कि भाई साहब एक तरीके से यहाँ पर कहीं ना कहीं इसको बोला कि एक तरीके से जो यहाँ पर जिस तरीके से इस्तेमाल की जा रही है, जैसे यहाँ पर इन्होंने क्या किया, रेक्टिफाई किया जो स्प्रिट होती है या फिर एक्स्ट्रा नेचुरल अल्कोहल होती है, हालांकि इतने डिटेल में कोई आप लोगों से पूछेगा नहीं, पर हाँ वही है जो है वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। या फिर इसके साथ में डिटोनेटेड जो अल्कोहल आप लोगों को देखने को मिलेगी कोई ये सारी की सारी चीजें वो इंसान समझ रहा होगा जो पियक्कड़ होगा, ठीक है। मुझे भी बहुत सारी के बारे में इनके पता नहीं है कौन कौन सी कैटेगरी में क्या क्या आती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अल्कोहलिक बेवरेज होते हैं वो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन कैटेगरी में आते हैं जिनको समझाया जाता है। तो प्रिंसिपल क्या है अभी यहाँ पर, तो यहाँ पर ये क्लैरिफाई किया कि जो स्टेट है वो रेगुलेटरी पावर रखेगा अपने पास में, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने ये बताया था कि अगर डीपीएसपी के अंदर में आप लोग जाओगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर में, तो पार्ट 4 में आप लोग जाते हो और आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इसमें एक आर्टिकल मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, आप लोगों को याद भी होगा, आर्टिकल नंबर 47। किस किस को याद है कि भाई स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है अगर कोई गलत तरीके से इस तरीके का मतलब हेल्थ को नुकसान पहुंचाने वाली अगर कोई ऐसी हरकतें कर रहा है तो स्टेट उसको कंट्रोल करेगा। तो यहां पर वो चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहां पर जब स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है वहां पर भी, तो कोर्ट ने ये पावर भी स्टेट के हाथ में दे दी। जब यहां पर उन्होंने देखा और इसको यहां पर बोला कि कहीं ना कहीं ये एक तरीके से ये बैलेंस करेगा पावर बिटवीन सेंटर और स्टेट यहां पर, तो मेन जो मुद्दा रहा वो स्टेट को दिया गया, क्योंकि जब स्टेट ही चीजों को कंट्रोल कर रहा है तो भाई स्टेट के हाथ में ये चीजें जानी चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि वो और लेवल पर भी इसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरप्रिटेशन किया वो इस तरीके से यहां पर लेकर चला। अभी दिक्कत क्या चल रही थी यहाँ पर, कंटेंशन थी कि सेंटर और स्टेट रेगुलेटरी पावर, हमारे देश के अंदर में इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है जिसको आईडीआरए बोलते हैं 1951 का। तो आईआरडीए है वो सेंट्रल लॉ है और वो क्लैरिफाई करता है कि फर्मेंटेशन इंडस्ट्री जो है, ठीक है, वो सब्जेक्ट है यूनियन लिस्ट के अंदर में। तो इसी को लेकर सारा बवाल चल रहा था कि भाई फर्मेंटेशन जो होता है, फर्मेंटेशन का इस्तेमाल कर कर दारू बनाई जाती है, ठीक है। तो जो दारू बनाई जा रही है वो सेंट्रल लॉज के अंदर में आती है कि यूनियन उसको कंट्रोल करेगी। पर क्वेश्चन ये हो गया कि इसकी वजह से स्टेट का कंट्रोल इफेक्ट होता है ओवर इंडस्ट्रियल एल्कोहल के ऊपर में। तो इसी को लेकर बवाल चल रहा था। देखो मुद्दा क्या है सबसे ज्यादा खतरनाक, आप लोगों ने देखा होगा कोविड 19 के टाइम पर भाई सबसे पहले कोई नहीं खुला, सबसे पहले सबसे ज्यादा पहले पहले क्या खुला, ठेके खुले। क्यों? क्योंकि ठेके से सबसे ज्यादा पैसा कमाया जाता है गवर्नमेंट्स के द्वारा, इतना दुनिया भर का टैक्स उनके ऊपर में लगाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है। तो कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया उसने बोला कि पार्लियामेंट डज नॉट हैव द लेजिस्लेटिव जो कॉम्पिटेंसी, अगर देखो इसके ऊपर में कि कंट्रोल करने के लिए कि एंट्री इंडस्ट्री टू द इंटॉक्सिकेटिंग लीकर मेंटेन करना है कि यहाँ पर स्टेट जो है वो रेगुलेटरी रखेगा इसके पास में अल्कोहल के बारे में, इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल यूज के बारे में। तो इनके जो इंडस्ट्री वाला यूज था, इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड रेगुलेटिंग एक्ट के हिसाब से वो सेंटर अपने कंट्रोल में लेना चाह रहा था। पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये जो मुद्दा रहेगा ये स्टेट के ही कंट्रोल में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी में जो डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं उन्होंने एम्फेसिस भी दिया कि यहाँ पर कंट्रोल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर बात करें वो फेवर कर रहा है स्टेट को यहाँ पर, तो स्टेट सेंट्रिक अप्रोच लेकर चलनी पड़ेगी यहाँ पर। भाई साहब आप लोग खुद सोचो मतलब ये डिसीजन क्यों आया होगा, अगर थोड़ा सा भी आप लोग बुद्धि लगाओगे यहाँ पर तो आप लोग को ये चीज समझ में आ जाएगी। आप लोग को ये चीज याद आ रही है, मैंने कोविड 19 के टाइम पर अगर आप लोग थोड़ा लंबे समय से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं तो उस टाइम पर कई सारे स्टेट जो है वो रो दिए थे भाई साहब कि हमारे पास में पैसा नहीं है अपने लोगों को फ्री इंजेक्शन प्रोवाइड कराने के। तो उस टाइम पर दिक्कत क्या होगी, उस स्टेट सेंटर ने बोला कि हम फ्री में नहीं देंगे। तो यहाँ पर क्यों बोला सेंटर ने ऐसा, बोला कि हेल्थ जो है वो हमारे संविधान के 7वें शेड्यूल के अंदर में जब 3 लिस्ट है, एक को बोलते हैं यूनियन लिस्ट, दूसरे को बोलते हैं स्टेट, तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट के अंदर में हेल्थ आता है, यानी कि जब हेल्थ जो है स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है तो हेल्थ को नुकसान पहुंचाने वाले जो इंग्रेडिएंट्स हैं सबसे ज्यादा, तो भाई साहब वो भी स्टेट लिस्ट में ही होने चाहिए, क्योंकि तभी तो वो उसको रोक पाएंगे। पता चला हेल्थ तो आप लोगों ने स्टेट लिस्ट में रख दिया और यहाँ पर उसको नुकसान पहुंचाने वाले प्रोडक्ट सेंट्रल लिस्ट में रख दिए और सेंटर उनको रोकने के लिए तैयार नहीं है। तो भाई साहब दोनों के बीच में वैसी लड़ाई होगी, वैसे एक दूसरे का सर फोड़ते हुए नजर आएंगे कि हेल्थ खराब हो पैसा देने के लिए तो तू तैयार है नहीं सेंटर भाई, पर लेकिन तू दारू सबको पिला रहा है, तो ये तो गलत बात है यार। तो तुम तो अपना पैसा कमा रहे हो टैक्स के चक्कर में, पर लेकिन यहाँ तो चीजें बर्बाद हो रही है ना। तो ये मुद्दा आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो हमारे देश के चीफ जस्टिस हैं डीवाई चंद्रचूड़ साहब, अच्छा भी इनका नाम मुझे बड़ा यार धक्का सा लगा सुन के, मैं रियलिटी में बता रहा हूँ। जिस दिन मैंने न्यूज पढ़ी मैंने कहा इनका रिटायरमेंट होने वाला है, मुझे अंदर से फील हुई, मैंने कहा नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए अभी मैं लगा 4-5 साल तो बंदा रहना चाहिए, वो वाली फीलिंग आ रही थी। हालांकि जो नए आ रहे हैं वो भी ठीक है अपनी जगह, वो तो 6 महीने ही रहने वाले हैं ओनली। पर लेकिन इनका सुन के अंदर से लगा यार, मैंने कहा नहीं यार इतनी जल्दी कैसे, इनके 2 साल इतनी जल्दी गुजर गए पता ही नहीं चला।
समझ रहे हो आप लोग? अच्छे लोगों की क्या खासियत होती है। तो ये समझो आप लोग, मतलब इतने शानदार डिसीजन दे के गए, एक अच्छा लग रहा था, जुडिशरी लग रही थी कि यार कुछ पावरफुल चीज़ है, वो वाली फीलिंग आ रही थी, समझ रहे हो? तो एक लोगों को भी एक अच्छी फीलिंग आ रही थी। पर मुझे सुन के उस दिन मैंने कहा यार इतनी जल्दी मैंने कहा नहीं यार। चलिए, अभी पूछा गया उनसे क्या करोगे सर? कह रहे हैं कि अभी तो यार थोड़ा-सा एन्जॉय करूँगा, थोड़ा-सा मतलब फ्री फील कर रहा हूँ थोड़ा-सा। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बहुत बड़ी, क्योंकि पूरे कोर्ट को चलाना, वो सब चीज़ें। तो अभी थोड़ा-सा अभी अपना वो लेंगे। तो यहाँ पर अभी आने वाले जो चीफ जस्टिस होंगे वो अभी सँभालेंगे। बाकी उनके बारे में भी डिस्कस करूँगा, क्योंकि नवंबर के महीने में जैसे ही वो ओथ लेंगे, वो सारी चीज़ें, तो उनका पूरा प्रोसीजर मैं आप लोगों को समझाऊँगा। ये हमारे देश के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, डीवाई चंद्रचूड़ साहब। जो अभी नए आने वाले हैं, वो 51वें नंबर के आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो उनके बारे में भी बात करेंगे अभी आगे, ठीक है? तो जो भी होगी देखेंगे तभी जब आर्टिकल आएँगे, ठीक है? तो यहाँ पर वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड ये सबसे पहले तो लेजिस्लेटिव क्लैरिटी होनी चाहिए। सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर चलें। ये फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, अलग-अलग नहीं चल सकते। एक गाड़ी के पहिया अगर इधर-उधर भागेंगे तो गाड़ी आगे नहीं चलेगी, वो खड्डे में गिरेगी जाकर। तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो है, उनको यहाँ पर इस चीज को समझना जरूरी है कि उनकी बाउंड्री क्या है। ओवरलैप करेंगे तो एक दूसरे के साथ में धक्का मुक्की होगी। यहाँ पर पीरियोडिकली रिव्यू करने रहना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो एंट्रीज हैं, खासकर एक दूसरे के साथ में जो झड़प क्रिएट करती है, उनको रिव्यू करता रहना चाहिए। इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों को चीजें सोचनी चाहिए कि इंडस्ट्री के अंदर में क्या रेगुलेशन है, ये आप लोगों को समझना है। साथ ही साथ में इकोनॉमी इसका क्या इंपैक्ट डाल रही है। तो क्योंकि आज की डेट में ये चीजें बैलेंस बना के चलना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है? और जुडिशियली अगर आप लोग चीजों को देखोगे, तो जुडिशरी का तो काम है भाई साहब इंटरप्रिटेशन करना ऐसी चीजों की जो कि डायनामिक है। तो पकड़ेगा कौन? जुडिशरी पकड़ेगी। और जुडिशरी हमेशा बैलेंस अप्रोच लेकर चलती है। तो यहाँ पर बैलेंस के साथ में कोलैबोरेटिव पॉलिसी भी बनानी जरूरी है। कई जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा सेंटर पे जो स्टेट पे चीजें कंट्रोल नहीं होती, तो स्टेट अगर खुद ही बोल दे आकर कि भाई सेंटर तो इस चीज को थाम ले, तो फिर सेंटर को सपोर्ट भी प्रोवाइड करानी चाहिए। पर सेंटर बोल दे कि नहीं अब नहीं थामूंगा, तब तो तूने दिया नहीं मुझे, अब नहीं थामूंगा मैं, तो ये गलत बात है। तो यहाँ पर जब हेल्थ की बात करें, अब स्टेट के बस की नहीं रहा, कोविड-19 इतना फैल गया, तो अब सेंटर को मिलकर साथ में आ जाना चाहिए, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा मुद्दा है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। बेसिक भी है और इंपॉर्टेंट भी है। और ये कहीं ना कहीं चीजें अगर सेंटर से छूटकर स्टेट के हाथ में आ रही है, तो इनका डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। और पावर का जितना ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होता है, उतनी ही ज्यादा इफेक्टिवली उसका इंपैक्ट पड़ता हुआ ग्राउंड लेवल पर नजर आता है। उदाहरण के तौर पर 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके पंचायती राज सिस्टम लेकर आएगा। पंचायती राज सिस्टम ने पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया, यानी कि लोकल लोगों के हाथ में पावर दे दी। तो यहाँ पर उसकी वजह से उसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। तो ऐसे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है? तो ये बेसिक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई भी आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है?